बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अब 65 किस्त मुलाहिज़ा फरमाएं। मैंने वो कागज़ तय करके उसे वापस कर दिया। हमारी हकीकत जान लेने के बाद तुम क्या चाहती हो? मैंने सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखा। पुलिस को इतला दोगी या किसी और चीज़ पर नजर है? आज और कल जो खबरें अखबारों में शाया हुई हैं उनमें मंदिरों में चुराए हुए कीमती जेवरात का भी जिक्र है। नंदिनी ने कहा। बात करते हुए उसके होंठों पर मानी खेज मुस्कुराहट आ गई। मैंने वो सूटकेस तुम लोगों के पास नहीं देखा। मुमकिन है वो सूटकेस तुमने कहीं फेंक दिया हो। रत्ना अपने साथ एक तकिया लेकर आई थी। जिस शख्स की जान पर बनी हो वो तकिया जैसी किसी चीज को इतनी हिफाजत से अपने पास नहीं रख सकता। और फिर कल रात ही जब रत्ना गहरी नींद सो गई थी मैंने उस तकिए का राज भी दरियाफ्त कर लिया। और कल वो चंद लम्हों को खामोश हुई, फिर बोली, कल तुमने भी बगल में एक थैला दबा रखा था। कल मैं दफ्तर की खिड़की से देख रही थी कि जब उस कांस्टेबल ने तुम्हारे थैले की तलाशी लेना शुरू की तो तुम्हारा चेहरा धुआं हो गया था। हो सकता है कांस्टेबल ने तुम्हारी इस कैफियत पर तवज्जो ना दी हो क्योंकि उसकी तवज्जो उस थैले पर मरकूज थी। और फिर इंस्पेक्टर की मुदाखले से तुम्हारी गुलू खुलासी हो गई। बहरहाल मैं दावे से कह सकती हूँ कि वो सारी दौलत जिसका अखबारों में जिक्र है मेरे घर में मौजूद है। लेकिन वो एक बार फिर खामोश हुई। उसकी नजरें बदस्तूर मेरे चेहरे पर मरकूज थी, लेकिन मेरे दिल में कोई लालच नहीं। अगर तुम हिंदुस्तान के तमाम मंदिरों का खजाना भी मेरे सामने ढेर कर दो तो मेरे दिल में कोई लालच नहीं आएगा। मैं माजी में जिस किस्म के हालात से दो चार रही हूँ उससे मुझे दौलत से नफरत हो गई है। लोगों ने मुझे हवस का निशाना बनाया, दौलत के लिए मुझे इस्तेमाल किया। मुझे ऐसी हसीन औरत अगर चाहे तो अपने लिए दौलत के अंबार लगा सकती है। यहाँ प्रकाश कुमार भी अगरचे मुझे खिलौना समझकर खेलता रहा मगर उसने मुझे एक रास्ता दिखा दिया था। प्रकाश ने मुझे सिर्फ अपनी जरूरत बनाया था, मुझे प्लेट में सजाकर किसी और के सामने पेश नहीं किया था। लेकिन मैं मर्द की फितरत से वाकिफ हूँ। दूसरे अफीसर बिला वजह मुझ पर मेहरबान नहीं थे। मैं एक जगह टिके रहने के ख्याल से उनकी हौसला अफजाई करती रही हूँ। उनके साथ उठना बैठना, आजादाना गुफ्तगू, कभी कभी उनके साथ बैठकर शराब पी लेना, मैं इन चीजों में कोई बुराई नहीं समझती। लेकिन किसी ने आज तक मेरे जिस्म को छुआ नहीं। मुझे इस महकमे में 4 साल हो चुके हैं। मैं अगर चाहती तो उन अफीसरों को अपने कदमों में झुकाकर अपने लिए दौलत के अंबार लगा सकती थी, मगर मुझे दौलत की हवस नहीं। मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा। तो फिर मैंने सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखा। क्या चाहती हो तुम? एक मुहिब्बे वतन हिंदुस्तानी होने के नाते हमें पुलिस के हवाले कर देना चाहती हो? मैं चाहती हूँ कि तुम लोग खैर व आफियत से निकल जाओ, नंदिनी ने कहा। मैं उछल पड़ा। हैरान होने की जरूरत नहीं, वो बोली। मैं हिंदुस्तानी जरूर हूँ मगर हिंदुस्तान में मेरी खालसा कौम के साथ जो कुछ भी होता रहा है उससे मुझे हिंदुओं से नफरत हो गई है। तुम लोगों की हकीकत जानने के बाद 2 बातों से मुझे तुम दोनों से हमदर्दी हो गई है। पहली बात तो ये है कि रत्ना का ताल्लुक मेरे धर्म से है, वो मेरे देश की रहने वाली है, मैं उसकी मदद क्यों ना करूं? और तुम, उसने एक बार फिर मेरे चेहरे पर नजरें जमा दी, तुम पाकिस्तानी हो। हिंदुस्तान में जब खालसा तहरीक चली थी तो पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क था जिसने इखलाकी तौर पर खालसा तहरीक की हमायत की थी। इस पर हिंदू हुक्मरानों ने पाकिस्तान को संगीन नताइज की धमकियां भी दी थी। पाकिस्तान का हम पर बहुत बड़ा एहसान है और मैं एहसान फरामोश नहीं हूँ कि हिंदुस्तान में एक पाकिस्तानी पर बुरा वक्त आया तो मैं उसकी तरफ से मुंह मोड़ दूं। रत्ना तुम्हारा साथ दे रही है तो उसने तुम्हारी खातिर अपनी जिंदगी खतरे में डाल रखी है, तो मैं तुम्हारा साथ क्यों ना दूं? मैं दिल ही दिल में मुस्कुरा रहा था। मेरी तवक्को के बिल्कुल बरक्स नंदनी हमारी असलियत जान लेने के बावजूद हमारा साथ देने को तैयार हो गई। और मुझे अफसोस तो इस बात का है कि शिशावरी ने मुझे काबिल एतमाद नहीं समझा और तुम लोगों के बारे में गलत बयानी से काम लिया। अगर शिशावरी को तुम पर एतमाद ना होता तो हमें तुम्हारे पास हरगिज ना भेजती, मैंने जवाब दिया। शिशावरी की एक मुख्तलिफ कहानी है, अगर वो हमें अपने क्वार्टर में जगह ना देती तो हम यकीनन पकड़े जा चुके होते। मैंने बात करते करते गर्दन घुमाकर बरामदे की तरफ देखा। रत्ना ने हमें अंदर से देख लिया था और वो चाय बनाकर ला रही थी। करीब आकर उसने ट्रे दरमियान में पड़ी हुई मेज पर रख दी और एक कप उठाकर नंदनी की तरफ बढ़ा दिया और कुर्सी पर बैठ गई। चाय तो मैं पी लूंगी रत्ना, लेकिन वो जेवर कहाँ छुपा रखे हैं तुमने? नंदनी ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। रत्ना इस जोर से उछली कि वो कुर्सी समेत उलट गई। नंदनी के हल्क से कहकर उबल पड़ा। मैंने जल्दी से उठकर रत्ना को सहारा देकर कुर्सी पर बिठा दिया। उसका चेहरा खौफ से पीला पड़ गया। तो तुम? वो नंदनी की तरफ देखकर अकला कर रह गई। अरे, नंदनी ने कप जल्दी से मेज पर रख दिया और आगे झुककर रत्ना का एक हाथ अपने हाथों में ले लिया। अरे तुम तो एकदम डर गई, मैं तो मजाक कर रही थी। रत्ना ने मेरी तरफ देखा। मुझे इत्मीनान से बैठे देखकर उसकी आंखों में उलझन तैर गई। परेशान मत हो रत्ना, मैंने कहा। नंदनी सब कुछ जान चुकी है लेकिन ये हमारी तरफ है, डरने की जरूरत नहीं। ये वाकई तुमसे मजाक कर रही थी। रत्ना बहुत देर तक अपनी कैफियत पर काबू नहीं पा सकी। वो अजीब सी नजरों से नंदनी की तरफ देख रही थी। नंदनी ने अपनी जगह से उठकर उसे अपने साथ लिपटा लिया। मैं वाकई मजाक कर रही थी, तुम तो डर गई। बैठ जाओ, चाय पियो, ठंडी हो रही है। नंदनी ने उसका कंधा थपथपाया। रत्ना दोबारा कुर्सी पर बैठ गई। मैं उसे बताने लगा कि नंदनी ने किस तरह हमारे बारे में बिल्कुल सही राय कायम की थी। मैंने उसे वो सर्कुलर भी दिखा दिया।
अगर मेरी नीयत खराब होती तो तुम लोगों को इस बात की हवा भी लगने नहीं देती और खामोशी से पुलिस को यहाँ बुलवा लेती। तुम लोगों को तो उस वक्त पता चलता जब तुम्हारे हाथों में हथकड़ियां पड़ चुकी होती। नंदिनी उसकी तरफ देखते हुए कह रही थी, मैंने परसों रात ही तुम्हारी बातों से अंदाजा लगा लिया था कि तुम हिंदू नहीं सिख फैमिली से ताल्लुक रखती हो। हम दोनों का धर्म एक है, अगर हम एक दूसरे का साथ नहीं देंगे तो और कौन देगा। वो चंद लम्हों को खामोश हुई, फिर बोली, यहाँ तुम लोग बिल्कुल महफूज हो। तुम लोगों को खैर व आफियत से यहाँ निकालना अब मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन उसके लिए चंद रोज इंतजार करना पड़ेगा, कम से कम उस वक्त तक जब तक लोग तुम लोगों की तलाश का हंगामा ठंडा नहीं करते। रत्ना उसकी बातों से बज़ाहिर मुतमईन थी, लेकिन मैं जानता था कि उसके अंदर हलचल मच गई थी। इसी दौरान शिशावरी भी पहुंच गई। उस वक्त शाम के 6 बज रहे थे। वो अपनी ड्यूटी से सीधी यहाँ आई थी, क्योंकि उसके जिस्म पर भी गुलाबी साड़ी थी और सीने पर भी बैज लगा हुआ था। नंदिनी ने उससे भी शिकायत की। उसने यहाँ के हवाले से उसे काबिल एतमाद नहीं समझा और हमारे बारे में सच्ची बात नहीं बताई। शिशावरी का जवाब भी वही था, अगर भरोसा ना होता तो हमें यहाँ लेकर ना आती। अंबर से स्याहों की आखिरी बस 8 बजे जाती थी, इसलिए शिशावरी तो वापस चली गई और रत्ना और नंदिनी रात के खाने की तैयारी करने लगी। मैं बरामदे में कुर्सी पर आकर बैठ गया। नंदिनी के बारे में सोचने लगा कि वो हमें धोखा देने की कोशिश तो नहीं कर रही। ऐसा लगता तो नहीं है कि हमें धोखे में रखकर अचानक ही हमारे खिलाफ कार्रवाई कर डाले। बहरहाल हमें इस सिलसिले में मोहतात रहने की जरूरत थी। खाने के बाद नंदिनी देर तक हमारे कमरे में बैठी रही और जब वो अपने कमरे में चली गई तो मैं और रत्ना देर तक सरगोशियां करते रहे और आखिरकार मेरी पलकें नींद के बोझ से झुकने लगी। यहाँ रहते हुए हमें 5 रोज हो चुके थे। इसी दौरान हमारा ज्यादा वक्त बंगले के अंदर रहते ही गुजरा था। अलबत्ता शाम के बाद हम पिछले दरवाजे से बाहर निकल जाते और देर तक खुले मैदान में टहलते रहते। नंदिनी का मातहत गुप्ता भी हमसे कुछ बेतकल्लुफ हो चुका था। वो वाकई बड़ा सीधा सादा मतियो फर्माबरदार किस्म का इंसान था। नंदिनी और रत्ना को दीदी कहकर बुलाता था। इन 5 दिनों के दौरान शिशावरी बाकायदगी से आती रही थी। उसने हमें एक पुराना सा अटैची केस भी ला कर दे दिया था। हमने अपना माल और कपड़े उसमें रख लिए। नंदिनी भी कम से कम 3 मरतबा शिशावरी के साथ जयपुर जा चुकी थी। वो 7वां रोज था। नंदिनी जयपुर गई हुई थी। उसकी वापसी शाम 7 बजे के करीब हुई। उसके चेहरे पर थकन के आसार नुमाया थे। रत्ना ने फौरन चाय बनाकर उसे पेश कर दी। बहुत थकी हुई हो, परेशान भी नजर आ रही हो, कोई खास बात? मैंने सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखा। तुम लोगों की तलाश का सिलसिला अभी तक जारी है और अब कुछ नए तरीके इख्तियार किए जा रहे हैं। इस मरतबा टूरिज्म के गेस्ट हाउसेज और सरकारी डाक बंगलों को भी चेक किया जा रहा है। मुझे शुबह है किसी रोज वो लोग इस तरफ का भी रुख ना कर ले, नंदिनी ने कहा और चंद लम्हों की खामोशी के बाद बोली, मैं चाहती हूँ कि तुम लोग इससे पहले यहाँ से चले जाओ और मैं इस सिलसिले में भाग दौड़ कर रही हूँ। एक तरकीब मेरे ध्यान में आई है, अगर मेरी कोशिश कामयाब हो गई तो उसके लिए कुछ रकम खर्च करनी पड़ेगी। कितनी रकम? मैंने पूछा। 30-40 हजार, नंदिनी ने कहा। इस प्लान में 3-4 आदमी मुलव्वस होंगे। उन्हें रकम का लालच देकर ही आमादा किया जा सकता है। प्लान क्या है? मैंने दरियाफ्त किया। हमारे हेडक्वार्टर से दूसरे शहरों के लिए भी टूरिज्म का इंतजाम किया जाता है, नंदिनी ने कहा। ऐसा उस वक्त होता है जब किसी एक पॉइंट पर जाने वाले सियाहों की तादाद कम से कम 40 हो। मैं कोशिश कर रही हूँ कि आजकल में सारसका पैलेस के लिए किसी टूरिज्म का इंतजाम हो जाए। मैंने डायरेक्टर से भी बात की है। सारसका पैलेस यहाँ से कितनी दूर है? मैंने पूछा। तकरीबन 100 किलोमीटर, नंदिनी ने कहा। दिल्ली की तरफ जाने वाले हाईवे पर तकरीबन 60 किलोमीटर आगे जाकर शुमाल की तरफ एक सड़क निकलती है जो सारसका और सलसमरत से होती हुई अलूर तक चली जाती है। सारसका दिल्ली नेशनल हाईवे नंबर 8 से तकरीबन 40 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। ये इलाका घने जंगलात पर मुश्तमिल है, जहाँ टाइगर, चीते, नील गाय, रीछ, हिरन और दूसरे जंगली जानवर बकसरत पाए जाते हैं। सारसका उसी जंगल के किनारे पर एक छोटी सी बस्ती है। यहाँ एक कदीम तारीखी महल भी है, एक बहुत शानदार प्राइवेट होटल और चंद रेस्टोरेंट्स हैं। शिकार और जंगली अजात से दिलचस्पी रखने वाले गैर मुल्की सियाह उस तरफ जाते रहते हैं। अगर इस टूर का बंदोबस्त हो गया तो समझो यहाँ से निकलना आसान हो जाएगा। वो कैसे? मैंने पूछा। उस बस ड्राइवर और गाइड को रिश्वत देकर अपने साथ मिला लिया जाएगा, नंदिनी ने कहा। मैं समझा नहीं। मैंने उलझी हुई नजरों से उसकी तरफ देखा। तुम्हें गाड़ी चलानी आती है ना? मेरा मतलब है बस चला सकते हो ना? नंदिनी ने पूछा। मैंने इस बात में सर हिलाया। वो बात जारी रखते हुए कहने लगी, ड्राइवर की वर्दी तुम्हें पहना दी जाएगी और गाइड की साड़ी रत्ना को। असल ड्राइवर और गाइड आम मुसाफिरों की हैसियत से बस में सफर करेंगे। सारसका पहुंचकर तुम दोनों अलूर और वहां से दिल्ली या आगरा की तरफ निकल जाना। अगर गाइड भी कोई मर्द हुआ तो रत्ना क्या करेगी? मैंने पूछा। बैरूनी ट्रिप्स पर आमतौर पर लेडी गाइड्स को भेजा जाता है, नंदिनी ने कहा। मैं कोशिश करूंगी कि इस बस पर भी किसी लेडी गाइड ही की ड्यूटी लगाई जाए। तो ये बंदोबस्त कब होगा? मैंने पूछा। कोशिश करूंगी कि परसों तक ये टूर अरेंज हो जाए, नंदिनी ने जवाब दिया। और अगर बाद में राज खुल गया कि तुमने हमें फरार होने में मदद दी थी तो जानती हूँ इसका इंजाम क्या होगा? मैंने उसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए कहा। जानती हूँ, नंदिनी ने जवाब दिया, लेकिन मेरे साथ जो होगा मुझे उसकी परवाह नहीं। तुम लोग तो निकल जाओगे और जब तुम लोग खैरियत से अपनी मंजिल पर पहुंच जाओगे तो मुझे याद कर लेना। बात करते हुए उसके होंठों पर फीकी सी मुस्कुराहट आ गई।
उससे अगले रोज शाम 7 बजे के करीब नंदिनी को टेलीफोन पर कोई पैगाम मिला और उसके थोड़ी देर बाद वो अपने कमरे में चली गई और 15-20 मिनट बाद बाहर निकली तो मैं उसे देखकर चौंक गया। वो कहीं जाने के लिए तैयार हुई थी। हल्के नीले रंग की साड़ी उस पर खूब जच रही थी। हल्के से मेकअप ने उसके हुस्न को निखार दिया था। कहीं जा रही हो? मैं पूछे बगैर ना रह सका। डायरेक्टर साहब ने तलब किया है अपने बंगले पर, नंदिनी ने मुस्कुराते हुए कहा। हो सकता है मैं देर से वापस लौटूं। मैं गुप्ता को यहाँ छोड़ जाऊंगी। अगर मेरी अदम मौजूदगी में टेलीफोन की घंटी बजे तो तुम लोग बिल्कुल रिसीवर मत उठाना। गुप्ता ही कॉल रिसीव करेगा। नंदिनी को ऐसी कोई हदायत देने की जरूरत नहीं थी। हमारे यहाँ रहते हुए कई मरतबा फोन की घंटी बजी थी, लेकिन हम फोन के करीब भी नहीं गए थे। नंदिनी 8 बजे वापस चली गई और उसके थोड़ी देर बाद गुप्ता आ गया और रात का खाना तैयार करने की जिम्मेदारी उसने संभाली। खाना खाने के बाद हम दोनों तो अपने कमरे में आ गए और गुप्ता बर्तन धोने के बाद सीटिंग रूम में सोफे पर लेट गया। मैं और रत्ना सरगोशियों में बातें करते रहे और वक्त धीरे धीरे बीतता रहा। हमारा ख्याल था कि नंदिनी 11-12 बजे के करीब आ जाएगी। वो तो नहीं आई। अलबत्ता 11:15 बजे के करीब टेलीफोन की घंटी बज उठी। मैं कमरे से निकलकर सीटिंग रूम में आ गया। गुप्ता सोफे पर सो रहा था। उसके खराटे टेलीफोन की घंटी की आवाज से ज्यादा तेज थे। मैंने आगे बढ़कर गुप्ता को झुंझोड़ दिया और टेलीफोन की तरफ इशारा किया। उसने जल्दी से उठकर रिसीवर उठा लिया। वो कुछ देर तक फोन पर बात करता रहा और फिर रिसीवर रखकर मेरी तरफ मुड़ गया। दीदी सुबह आएगी, आप लोग भी सो जाइए, उसने कहा और सोफे पर लेट गया। मैं चंद लम्हे वहीं खड़ा रहा, फिर अपने कमरे में आ गया। रत्ना सवालिया निगाहों से मेरी तरफ देख रही थी। नंदिनी का फोन था, वहीं रहेगी। मैंने आगे बढ़ते हुए कहा, कहाँ? रत्ना ने बेइख्तियार पूछ लिया। अपने डायरेक्टर की कोठी पर, उसे हमारे फरार का बंदोबस्त करना है। मैंने कहा, बेचारी। रत्ना ने गहरा सांस लेते हुए कहा, हमारे लिए क्या कुछ कर रही है? मैं जवाब देने की बजाय पलंग पर लेट गया। रत्ना तो उसके थोड़ी देर बाद सो गई, लेकिन मुझे नींद नहीं आ सकी। मैं यही सोचता रहा कि हमारे साथ धोखा तो नहीं हो रहा। ऐसा तो नहीं कि नंदिनी जानबूझकर यहाँ से हट गई हो और रात को किसी वक्त छापा पड़ जाए। मैंने अपना पिस्तौल तकिए के करीब रख लिया। बाहर कोई भी पत्ता खड़कता तो मैं चौंक पड़ता। कई बार जैसे बाहर तारीकी में दबे दबे कदमों की आवाज सुनाई देती रही और कई बार मैंने उठकर खिड़कियों से झांका था, मगर सब कुछ मेरा वहम साबित हुआ। दिन की रोशनी फैलने लगी। बंद मुर्गियों में 3-4 मुर्ग भी थे। उन्होंने बारी बारी बांगे देना शुरू कर दी। अब मुझे इत्मीनान हो गया कि हमारे साथ कोई धोखा नहीं होगा। रात भर जागते रहने से मेरी आंखों में शदीद जलन हो रही थी। मेरी आंखें बंद हो गई और मैं नींद की आगोश में चला गया। सुबह 11 बजे रत्ना ने मुझे झुंझोड़ कर जगाया। उठने का इरादा नहीं? दिन भर सोए रहोगे क्या? उसने कहा। नंदिनी वापस आ गई या नहीं? मैंने आंखें खुलते ही सबसे पहले नंदिनी के बारे में पूछा। वो सुबह 7 बजे ही आ गई थी। इस वक्त अपने दफ्तर में है, रत्ना ने कहा। जाग जाने के बाद मैं देर तक पलंग पर करवटें बदलता रहा। रत्ना ने मुझे चाय लाकर दे दी। मैं बेड की पुष्ट गाह से टेक लगाए बैठा चाय पीता रहा और नंदिनी के बारे में सोचता रहा। क्या वो महज हमारी हमदर्दी की बिना पर हमारा साथ दे रही थी, अपने आप को मुसीबत में डाल रही थी? वो ये बात भी अच्छी तरह जानती थी कि अगर ये राज खुल गया तो उसे भी बख्शा नहीं जाएगा। नंदिनी से दोपहर के खाने पर भी मुलाकात नहीं हुई। शाम 6 बजे गुप्ता आ गया। उसने बताया कि नंदिनी जयपुर चली गई है, 8-9 बजे तक लौट आएगी। मैं अजीब शशोपंज में मुब्तला था। कभी नंदिनी की इन पुरस्रार सरगर्मियों पर शुबा होने लगता और कभी मैं अपने आप को सरजंश करने लगता कि बिला वजह उस पर शक कर रहा हूँ। नंदिनी रात 9 बजे के करीब वापस आई। वो बहुत थकी हुई लग रही थी। उसके थोड़ी देर बाद हम जब खाने पर बैठे तो वो बता रही थी, सुबह स्याओं की एक बस सारसका जा रही है। वो चंद लम्हों को खामोश हुई, फिर मेरी तरफ देखते हुए कहने लगी, तुम लोगों की खातिर मुझे इसकी जो कीमत अदा करनी पड़ी है उसका तुम अंदाजा नहीं लगा सकते। मेरा इलाज की भाग दौड़ के बाद मैंने ये पता भी चला लिया है कि इस बस का ड्राइवर और हेल्पर कौन होगा और स्याओं के साथ गाइड कौन होगी। वो एक बार फिर खामोश हुई और चंद लम्हों के बाद बोली, ये तुम लोगों की खुशकिस्मती है कि गाइड की हैसियत से शिशावरी का इंतखाब किया गया है। ड्राइवर और हेल्पर को आमादा करने के लिए मुझे खासे पापड़ बेलने पड़े थे। दोनों से 10-10 हजार रुपए में बात हुई है। 20,000 रुपए एक और आदमी को देने पड़ेंगे जिसने ये टूर अरेंज करने में अहम किरदार अदा किया है। ठीक है, हम ये रकम देंगे, लेकिन ये कोई गड़बड़ तो नहीं करेंगे? मैंने कहा। रास्ते में कोई गड़बड़ नहीं होगी। तुम लोग खैरियत से सारसका पहुंच जाओगे। वहां से अलूर जाने के लिए फौरन ही कोई ना कोई बस वगैरह मिल जाएगी, नंदिनी ने कहा। ड्राइवर और हेल्पर अभी 11 बजे के करीब यहाँ आएंगे। उन्हें रकम अभी अदा करनी होगी। तीसरा आदमी सुबह आएगा, 20,000 उसे देने होंगे। ये रकम तो हम तुम्हें अभी दे देंगे, मैंने कहा। लेकिन प्रोग्राम क्या है? क्या सुबह हमें जयपुर जाना होगा, जहाँ से बस रवाना होगी? सारसका जाने वाली बस यहीं से गुजरेगी, नंदिनी ने कहा। बस सुबह 7 बजे यहाँ पहुंच जाएगी। चंद मिनट के लिए हम उसे रोकेंगे। इसी दौरान ड्राइवर और शिशावरी अंदर आ जाएंगी। तुम दोनों उनसे अपने कपड़े बदल लेना। तुम ड्राइवर की सीट संभाल लोगे और रत्ना गाइड की हैसियत से बस में सवार होगी। ड्राइवर और शिशावरी आम मुसाफिरों की तरह बस में बैठ जाएंगे। राजस्थान तो तारीखी इमारतों से भरा पड़ा है, रत्ना ने कहा। उस रास्ते भी जगह जगह ऐसी इमारतें होंगी। अगर बस के मुसाफिरों ने किसी जगह के बारे में पूछ लिया तो मैं क्या जवाब दूंगी?
ऐसी कोई बात हुई तो शिशावरी संभाल लेगी, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। और हेल्पर का क्या होगा? मैंने पूछा। उसका इस मंसूबे में कोई किरदार नहीं, सिवाय इसके कि वो चौंकी इस राज में शामिल है, इसलिए उसे रकम देनी पड़ेगी, नंदिनी ने कहा। खाने के बाद नंदिनी भी हमारे कमरे में आ गई। मैंने रत्ना को इशारा किया। उसने अलमारी के निचले खाने में से सूटकेस निकाल लिया। ये वही सूटकेस था जो शिशावरी लेकर आई थी और हमने सब कुछ उसमें रख दिया था। नंदिनी चूंकि हमारे पास मौजूद जेवरात के बारे में जान चुकी थी, इसलिए मेरे ख्याल में मजीद राजदारी की जरूरत नहीं थी। रत्ना ने अपनी गिरबान में हाथ डालकर चाबी निकाली और अटैची केस के दोनों ताले खोलकर ढकना उठा दिया। जेवरात और रकम रत्ना की 2 साड़ियों में अलग अलग करके 2 बंडल से बना दिए गए थे और वो दोनों बंडल यूं के तू सूटकेस में रख दिए गए। मैंने एक बंडल बाहर निकाल लिया। 10-10 हजार रुपए वाले नोटों के 4 बंडल निकाल कर नंदिनी के हवाले कर दिए। रत्ना ने एक तलाई कड़ा और 2 बंडल और निकाल लिए और उन्हें नंदिनी के सामने रखते हुए बोली, मुआवजे के तौर पर कुछ पेश करना तुम्हारी तौहीन होगी, ये हकीर सी भेंट समझकर कबूल कर लो। नंदिनी के चेहरे का रंग बदल गया, जैसे उसे रत्ना की बात बुरी लगी हो। इनकार मत करना, एक बहन का तोहफा समझ लो, रत्ना जल्दी से बोली। तुम्हारी बात मान लेती हूँ, नंदिनी गहरा सांस लेते हुए बोली। बस ये कड़ा रख लेती हूँ, हर वक्त मेरी कलाई में रहेगा और तुम्हारी याद दिलाता रहेगा। लेकिन ये रकम मैं नहीं लूंगी। और वाकई उसने रकम नहीं ली। रत्ना ने सूटकेस बंद करके दोबारा अलमारी में रख दिया और हम वहीं बैठे बातें करते रहे। 11 बजे के करीब गुप्ता ने आकर बताया, ड्राइवर और उसका हेल्पर मिलने आए हैं। नंदिनी ने उन्हें अंदर बुला लिया। वो तीनों सीटिंग रूम में बैठे बातें करते रहे और फिर नंदिनी ने हमें भी वहीं बुला लिया। गुप्ता वापस जा चुका था। ड्राइवर का नाम सरनाम सिंह था और वो जयपुर का ही रहने वाला था। मैं कुरीद कर उसके बारे में पूछने लगा ताकि ये मालूमात जरूरत के वक्त काम आ सके। तुम लोग एक दूसरे के बारे में अच्छी तरह जान लो, जब तक मैं चाय बनाकर लाती हूँ, नंदिनी कहती हुई उठकर चली गई। उसकी वापसी तकरीबन आधे घंटे बाद हुई। इसी दौरान हम ड्राइवर और उसके हेल्पर से बातें करते रहे। रत्ना भी उन दोनों के बारे में कुरीद कर पूछती रही। नंदिनी ने चाय की ट्रे मेज पर रख दी और नोटों का एक बंडल भी उनके हवाले कर दिया। 12 बजे के करीब वो दोनों चले गए। नंदिनी फिर हमारे कमरे में आ गई और तकरीबन 2 बजे तक वहां बैठी बातें करती रही। उसके जाने के फौरन बाद मैं भी सो गया। सुबह 6:30 बजे मेरी आंख खुल गई। रत्ना पहले ही जाग चुकी थी। उसके थोड़ी देर बाद नंदिनी भी चाय ले आई। चाय पीकर तैयार हो जाओ, बस ठीक 7 बजे यहाँ पहुंच जाएगी। उसने हम दोनों के हाथों में एक एक कप दे दिया और एक कप खुद लेकर कुर्सी पर बैठ गई। चाय पीकर मैं कमरे से निकला और बंगले के पिछले हिस्से में वाक़े बाथरूम में घुस गया। 7 बजे बस की आवाज बाहर सुनाई दी और उसके थोड़ी देर बाद शिशावरी ड्राइवर के साथ बंगले में आई। हेल्पर नहीं आया, उसकी जरूरत भी नहीं थी। तुम दोनों दूसरे कमरे में जाकर आपस में कपड़े तब्दील कर लो। नंदिनी ने मुझे और ड्राइवर को इशारा किया और तुम दोनों भी। अब उसका इशारा शिशावरी और रत्ना की तरफ था। मैं रत्ना के लिए दूसरी साड़ी ले आई हूँ, मैं अपने ड्रेस में जाऊंगी, शिशावरी ने अपना शोल्डर बैग खोलते हुए कहा। मैं ड्राइवर के साथ दूसरे कमरे में आ गया। हमें लिबास तब्दील करने में चंद मिनट से ज्यादा नहीं लगे। ड्राइवर की वर्दी मुझे बिल्कुल फिट आ गई। बाईं जेब पर बैज लगा हुआ था और टोपी भी सामने की तरफ IDC का निशान बना हुआ था। मैंने ड्राइवर से उसका धूप का चश्मा भी लेकर लगा लिया और जब आईने के सामने खड़े होकर अपना जायजा लिया तो मेरे ऊँटों पर खफीफ सी मुस्कुराहट आ गई। जब मैं उस कमरे में वापस आया तो रत्ना भी कपड़े बदल चुकी थी। गुलाबी साड़ी में वो खिला हुआ गुलाब ही लग रही थी। शिशावरी उसकी साड़ी दुरुस्त कर रही थी। नंदिनी मुझे देखते ही उठ गई। अब चल पड़ो, ज्यादा देर मुनासिब नहीं है, वो बोली, और अपना सामान ले लो, यहाँ कुछ भूल मत जाना। रत्ना ने अलमारी में से सूटकेस निकाल दिया और हम लोग बंगले से बाहर आ गए। ड्राइवर हमारे पीछे पीछे चल रहा था। बस दफ्तर के सामने खड़ी थी। कुछ सियाह नीचे उतर कर टहल रहे थे। इस एयर कंडीशन बस में 40 सियाह थे जो सब के सब गैर मुल्की थे। किसी के पास स्टील कैमरा था और किसी के पास मूवी कैमरा। हेल्पर भी बस के बाहर खड़ा था और उसने आगे बढ़कर रत्ना के हाथ से अटैची केस लेकर छत पर टूरिस्टों के सामान के साथ रख दिया। तमाम टूरिस्ट भी बस में बैठ गए। मैंने ड्राइविंग सीट संभाल ली और अल्लाह का नाम लेते हुए इंजन स्टार्ट कर दिया। मुझे दूसरी मरतबा बस चलाने का मौका मिला था। पहली मरतबा जब हम माउंट आबू से फरार हुए थे उस वक्त बारिश भी थी। पहाड़ी इलाकों में बारिश के मौसम में बस चलाना बहुत खतरनाक होता है, लेकिन मैं बड़ी होशियारी से उन खतरनाक रास्तों पर बस चलाता हुआ जोधपुर तक ले गया था और अब दूसरी मरतबा ये बस चला रहा था। नंदिनी के बंगले में कपड़े बदलने के दौरान ड्राइवर ने मुझे बता दिया था कि जयपुर से निकलते ही चेक पोस्ट पर मुसाफिरों को चेक किया गया था। आगे अगर चेकिंग की तवक्को नहीं थी, मगर इस इम्कान को रद्द भी नहीं किया जा सकता था कि किसी जगह बस को रोक लिया जाए। हेल्पर दरवाजे के करीब वाली सीट पर बैठा हुआ था, जबकि रत्ना, शिशावरी और ड्राइवर मेरे पीछे वाली सीट पर थे। बस में तमाम सियाह यूरोपियन थे, उनमें कोई भी उर्दू समझने वाला नहीं था। इसलिए ड्राइवर सरनाम सिंह बड़े इत्मीनान से मुझे रास्ते के बारे में हदायत देता जा रहा था। बस अंबर से निकलकर दिल्ली की तरफ जाने वाली नेशनल हाईवे नंबर 8 पर आ गई। मैंने रफ्तार बढ़ा दी। आगे वीराना था मगर सड़क वीरान नहीं थी। ट्रैफिक की आमदोरफ्त जारी थी। बस गाड़ियां बहुत तेज रफ्तारी से हमें ओवरटेक करके आगे निकल रही थी। सामने से आने वाली गाड़ियों की रफ्तार भी खासी तेज थी। मैं बहुत मोहतात होकर बस चला रहा था।
सामने से किसी गाड़ी को आते देखकर बस को सड़क के बिल्कुल किनारे पर ले लेता। तकरीबन 1.5 घंटे के सफर के बाद सामने दरख्तों के कुछ झुंड दिखाई देने लगे। जैसे जैसे फासला तय हो रहा था मंदिर वादे होता जा रहा था। मेरा ख्याल था वहां कोई छोटी सी झील थी जहां आबादी जरूर होगी। मेरा अंदाजा इस हद तक तो दुरुस्त निकला कि वहां एक छोटी सी झील थी, मगर आबादी ऐसी नहीं थी जिसे गांव या बस्ती का नाम दिया जा सके। 2 या 3 ढाबा टाइप की दुकानें और ऐसे रेस्टोरेंट थे जिनके सामने लकड़ी के बेंच और चारपाइयां बिछी हुई थी। सड़क की दूसरी तरफ काफी दूर हटकर कुछ खंडरात नजर आ रहे थे। मेरा ख्याल कुछ अरसा पहले यहाँ आबादी रही होगी, फिर किसी वजह से वो बस्ती वैरान हो गई और इमारतें खंडरों में तब्दील हो गई, और उन खंडरों ही की वजह से यहाँ पर ये चंद ढाबे और रेस्टोरेंट्स बन गए थे। इस शहर पर सफर करने वाले चाय या खाने वगैरह के लिए यहाँ कुछ देर के लिए रुक जाते होंगे। बाईं तरफ वाले होटल के सामने बस रोक लेना भैया, मेरे पीछे बैठे हुए ड्राइवर ने कहा। यहाँ 5-10 मिनट रुकेंगे, चाय वाय पियेंगे, शिशावरी देवी टूरिस्टों को उन खंडरों के बारे में बताएंगी, फिर आगे चलेंगे। मैंने उन खंडरों की तरफ देखा। वो खंडरात एक टीले पर थे और कम से कम 2 इमारतें ऐसी थी जिनके बारे में कोई बात कही जा सकती थी। वो यकीनन किसी जमाने में इस इलाके के राजाओं के महल रहे होंगे। ढाबों और रेस्टोरानों के सामने एक जीप और 2 कारें भी खड़ी थी। कुछ लोग बेंचों और चारपाइयों पर बैठे हुए थे। मैंने ड्राइवर के बताए हुए रेस्टोरेंट के सामने बस रोक ली और उस वक्त दिल्ली की तरफ से आने वाली एक बस सामने वाले एक रेस्टोरेंट के सामने रुकी थी। तकरीबन आधा घंटा रुकने के बाद हम आगे रवाना हो गए। 4 किलोमीटर का फासला तय करने के बाद नेशनल हाईवे छोड़कर हम एक और सड़क पर मुड़ गए। ये सड़क सारसका से होती हुई अलूर तक चली गई। अलूर से आगरा, दिल्ली और दूसरी सिमतों में सड़कें निकलती थी। अलूर एक बड़ा रेलवे स्टेशन भी था जहां से दिल्ली, जयपुर और आगरा के लिए ट्रेन भी मिल सकती थी। सारसका तक पहुंचने में मजीद 1 घंटा लग गया। उस तरफ घने जंगल थे। सारसका जंगल के किनारे पर दरमियाने दर्जे का कस्बा था जहां चंद कदीम इमारतें भी थी जिनका शुमार आसारे कदीमा में होता था। टूरिज्म का दफ्तर कस्बे से जरा हटकर था। उसके साथ एक बहुत बड़ा गेस्ट हाउस भी था। यहाँ एक बहुत बड़ा सारसका पैलेस होटल भी था और ये होटल भी महकमा सियाहत के ही जेरे इंसराम था। मेरे पीछे बैठा हुआ सरनाम सिंह मुझे रास्ता बताता रहा और टूरिस्ट ऑफिस के सामने पहुंचकर मैंने बस रोक ली और इंजन बंद कर दिया। जब मैं बस का दरवाजा खोलकर नीचे उतर रहा था तो ठीक उसी वक्त दफ्तर के दरवाजे से भी एक भारी भरकम आदमी बाहर निकला था। उसकी उम्र 45 और 50 के दरमियान रही होगी। सर दरमियान से बिल्कुल गंजा और दाएं बाएं और पीछे की तरफ ग्रे बालों की एक झालर सी रह गई थी। उसकी आंखें चेहरे के लिहाज से बहुत छोटी थी और अजीब सी लग रही थी। मेरी तरफ देखते हुए उसके चेहरे पर उलझन के तासरात उभर आए। उसे एक नजर देखते ही मैंने अंदाजा लगा लिया कि वो कोई अच्छा आदमी नहीं था। सरनाम सिंह और शिशावरी वगैरह भी नीचे उतर आए। हेल्पर ने बस की 6 शिष्यों का सामान उतारना शुरू कर दिया। किसी भी टूरिस्ट का सामान एक बैग से ज्यादा नहीं था। सुबह पैदल सफर के दौरान आसानी से कंधे पर लादा जा सकता था। शिशावरी और सरनाम सिंह बरामदे में उस मोटे आदमी के पास चले गए। मैं भी उनके पीछे ही था। सरनाम सिंह ने उसका तारुफ कराया। वो भी इस ऑफिस का मैनेजर अमरेश था। मेरे बारे में सरनाम सिंह ने सिर्फ इतना बताया कि मैं महकमा सियाहत का ड्राइवर हूँ और पहली मर्तबा इस तरफ आया हूँ। इसी दौरान रत्ना भी अपना सूटकेस लेकर आ गई। अमरेश अभी हम दोनों को घूरती हुई नजरों से देख रहा था। हम गेस्ट हाउस में आ गए जहाँ स्टाफ के लिए भी 2-3 कमरे मखसूस थे। टूरिस्टों में से कुछ गेस्ट हाउस में आ गए और दीगर को सारसका पैलेस होटल की तरफ भेज दिया गया। मैं और रत्ना शिशावरी के साथ एक कमरे में आ गए। शिशावरी तो अपने ड्रेस में ही रही, अलबत्ता मैंने और रत्ना ने फौरन ही कपड़े बदल लिए। तुम लोग कमरे में ही रुको, मैं मालूम करके आती हूँ कि अलूर की तरफ जाने वाली कोई गाड़ी है या नहीं, शिशावरी कहते हुए बाहर चली गई। उसकी वापसी तकरीबन 10 मिनट बाद हुई। वो खासी बदहवास थी, आंखों में वहशत सी भरी हुई थी। क्या हुआ, खैरियत? मैंने उलझी हुई निगाहों से उसकी तरफ देखा। मेरी छठीस किसी गड़बड़ का एहसास दिलाने लगी थी। गजब हो गया, शिशावरी ने सरगोशियाना लहजे में कहा और कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। हम्बर में नंदनी को पकड़ लिया गया है। उसने इतराफ कर लिया है कि तुम दोनों उसके पास ठहरे हुए थे और आज सुबह स्याहों की बस में सारसका चले गए हो। ओह, मेरे मुंह से बेइख्तियार निकला। तुम्हें कैसे पता चला? हम लोग अक्सर इस तरफ आते रहते हैं। अमरीश हमें अच्छी तरह जानता है, लेकिन तुम दोनों को देखकर वो कुछ उलझ गया था। अगरचे सरनाम सिंह ने उसे बता दिया था कि तुम लोगों का ताल्लुक भी महकमा सियाहत ही से है, लेकिन उसे शुबा है कि तुम दोनों वही हो जिन्हें तलाश किया जा रहा है। लेकिन उसे पता कैसे चला? मैंने पूछा। 1 घंटा पहले नंदनी पकड़ी गई थी। उसने इंकिशाफ किया कि तुम दोनों उस बस पर सारसका गए हो, तो थोड़ी देर पहले फोन पर जयपुर अमरीश को हदायत की गई कि गैर मुल्की सियाहों के अलावा बस पर जो मुसाफिर भी हों उन्हें किसी बहाने रोक लिया जाए। अलूर पुलिस को भी इतला दे दी गई है, वहां से भी पुलिस पार्टी यहाँ आने वाली है। बस के मुसाफिरों में सिर्फ तुम दोनों ही ऐसे हो जो शुबे की जद में आते हो। वो चंद लम्हों को खामोश हुई, फिर कहने लगी। अमरीश बड़ी राजदारी से मुझसे तुम दोनों के बारे में पूछ रहा था। मेरे इस्तफसार पर उसने सारी बात बता दी। उसे शायद ये मालूम नहीं हो सका कि मैं और सरनाम सिंह वगैरह भी तुम लोगों के फरार के मंसूबे में शामिल है। लेकिन ये राज कैसे खुला? मैंने पूछा। हो सकता है कि राज के मुंह से कोई ऐसी बात निकल गई हो
राज कौन है? मैंने सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखा। वही जिसे नंदिनी ने 20,000 रुपए दिए थे, शिशावरी ने कहा। ऐसे टूर वही अरेंज करता है। हो सकता है उसके मुंह से कोई ऐसी बात निकल गई हो और इस तरह नंदिनी गिरफ्त में आ गई। नंदिनी ने पुलिस को यही बताया कि तुम लोग सारसका वाली बस पर गए हो। यह नहीं बताया कि किस हैसियत से हो। बस में गैर मुल्कियों के अलावा सिर्फ तुम दोनों ऐसे हो जिन पर शुबा किया जा सकता है। अमरीश मुझसे तुम दोनों के बारे में पूछ रहा था, लेकिन मैं जानती हूँ कि तुम दोनों पकड़े गए तो मैं भी बच नहीं सकूंगी। सरनाम सिंह पर लानत बेचो, मैं तुम लोगों के साथ जा रही हूँ। कहाँ? मैंने बेइख्तियार पूछ लिया। अलूर की तरफ जाना खतरे से खाली नहीं। हो सकता है रास्ते में ही पुलिस से टकराव हो जाए। हम जंगल की तरफ निकल जाएंगे, शिशावरी ने कहा। जंगल? मैंने हैरत से उसकी तरफ देखा। तुम्ही ने तो बताया था कि ये जंगल शेर और चीते जैसे खूंखार दरिंदों से भरा हुआ है। शेर और चीते इंसानों से ज्यादा बेरहम साबित नहीं हो सकते, शिशावरी ने कहा। दरिंदे तो शायद हमारा कुछ लिहाज करें, मगर जो लोग हमारी तलाश में हैं वो इन दरिंदों से ज्यादा खूंखार हैं। वो हमारा लिहाज नहीं करेंगे।